गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम संधि का अध्ययन कर रहे थे। दीर्घ संधि, गुण संधि व वृद्धि संधि का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम आगे यण संधि से शुरू करेंगे। यण संधि। यण संधि का नियम है, यदि ई, उ, री तथा ली के सामने या बाद में अर्थात बाद में कोई इनसे भिन्न स्वर आ जाए तो ई के स्थान के स्थान पर ई और ई के स्थान पर क्या हो जाता है? यह हो जाएगा। उ तथा उ के स्थान पर व और री के स्थान पर यानी दोनों री के स्थान पर ह्रस्व या दीर्घाई दोनों के स्थान पर र और ली के स्थान पर लय हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा यण संधि का नियम। मैं इसको आपको एक बार संक्षिप्त रूप से बता देता हूं। ये कहता है कि यदि ई वर्ण का मतलब है ई और ह्रस्व और दीर्घ दोनों ई से है मेरा। ठीक है, उ वर्ण, री वर्ण और लरी वर्ण, इनके सामने, इन चारों के सामने यदि भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न मतलब इनसे अलग। ठीक है, जैसे यहाँ पर ई आया है तो इसके सामने ई नहीं आना चाहिए। उ आ जाए, आ जाए, री आ जाए, कोई भी आए, इनसे ई से अलग भी कोई भी आ जाए। अगर इधर उ आया है तो उधर उ नहीं आना चाहिए, उ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए। तो री के सामने री से अलग कोई भी स्वर आ जाए और लरी के सामने लरी से अलग कोई भी स्वर आ जाए। ठीक है, तो फिर क्या होगा? ई के स्थान पर तो क्या हो जाएगा? केवल ई के स्थान पर, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो जैसे पिछली संधियों में आपका होता था दोनों वर्णों के स्थान पर बनता था, तो यहाँ पर क्या बनेगा? सिर्फ पहले वाले वर्ण के स्थान पर क्या बन जाएगा? य। और अगर उ के बाद कोई भिन्न स्वर यानी अलग स्वर आता है तो उ के स्थान पर क्या बन जाएगा? व। और री के स्थान पर र और लई के स्थान पर क्या बनेगा? ल। ठीक है, तो ये ई, उ, री और ली इन चार वर्णों के स्थान पर, चार अर्थात ये 8 हो जाएंगे दीर्घ रूप लगाकर इनके। ठीक है, तो इनके स्थान पर क्या बनेंगे? य, व, र, ल। ठीक है, और दूसरा, जैसे हम संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं, उसी प्रकार इन चार वर्णों को य, व, र, ल, इन चार वर्णों को हम संस्कृत में यण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यण, इसीलिए इस संधि का नाम क्या है? यण संधि। इन चारों वर्णों को हम यण कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस संधि को हम यण संधि कहते हैं। ठीक है, आगे है आपका, जैसे उदाहरण दिया गया है, यदि प्लस अपि। ठीक है, यदि प्लस अपि, इति प्लस आदि, इति प्लस आचार्य, अति प्लस अधिकम। ठीक है, तो इनमें से मैं एक उदाहरण को आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। बाकी सारे उदाहरण आपके इसी प्रकार समान है। ये ई के उदाहरण है, ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है। ठीक है, जैसे आपका पहला उदाहरण है, यदि प्लस अपि, तो यदि प्लस अपि आप देखते हैं तो यदि में आपका जो अंतिम वर्ण है वो है आपका ह्रस्व ई। ठीक है, और उसके बाद आया है आपका अवर्ण। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? अवर्ण, यानी कौन सा? अपि का अवर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, केवल ई के स्थान पर होगा, इसमें अब अ नहीं मिलेगा। ठीक है, इन दोनों वर्णों के स्थान पर यह है, यह नहीं बनेगा। ये जो बाद वाला वर्ण है ये परिवर्तित होने के बाद ही इसमें मिलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका यदि में से ई निकल गया तो यहाँ पर बच जाएगा आपका यद, और इधर आपका या पी पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इन चारों इनको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यद के बाद, यद के जो द है इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो यह द हलंत ही लिखा जाएगा।
और उसके बाद जो यह वर्ण आया है, यह के बाद अवर्ण है, तो ये अवर्ण इसमें मिल जाएगा अपने सामने वाले वर्ण में, तो यह का हलंत हट जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपका पी, तो ये बन जाएगा आपका यद्यपि, ठीक है। और यद्यपि को आपको पता है हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द और यह को हम इस प्रकार भी लिखते हैं यद्यपि, ठीक है। ये नहीं, ये इसका हलंत है, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया आपका यद्यपि, ठीक है। तो ये था आपका ई वर्ण का उदाहरण। ई वर्ण के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है, इसी प्रकार जैसे इति प्लस आदि है, तो इति प्लस आदि ये है आपका। तो इति का जो अंतिम वर्ण है वो है आपका ई, और आदि का जो प्रथम वर्ण है आ। तो ई वर्ण के बाद यहाँ पर क्या आ गया है, आवर्ण आ गया है, ठीक है, आदि का आवर्ण। तो ई वर्ण को क्या हो जाएगा, यह में परिवर्तित हो जाएगा ई वर्ण, और यहाँ पर क्या बच जाएगा इत, इत तय हलंत हो जाएगा, इसमें से ई निकल गया, ई का यह बन गया, और इधर आपका बच गया आदि। तो अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इत के तय के बाद कोई भी क्या है स्वर नहीं है, तो इत का तय क्या है, आधा लिखा जाएगा। उसके बाद यह के बाद आया है, तो ये आ है जो ये यह में जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा या, और दी इसके बाद आ जाएगा, इत्यादि आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ई वर्ण के जितने भी उदाहरण आपके इसी प्रकार है। दीर्घ ई के बाद आएगा तब भी यही प्रक्रिया रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपने सारे ई वाले उदाहरण आपने खुद से करके देख लेने हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पर दीर्घ ई का उदाहरण आया है, तो सुधि प्लस उपास्य दिया गया है, तो ये भी क्या होगा, इस दीर्घ ई का भी क्या बनेगा, यह ही बनेगा, और उसके बाद ये बाद वाला वर्ण इसमें जो भी स्वर है वो उसमें मिल जाएगा यह में, ठीक है। जैसे देवी प्लस उवाच, देवी उवाच, नदी प्लस ऐसा, नद्येसा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको दीर्घ ई का भी आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे देवी प्लस, बाकी सारे आपके एक समान ही बनेंगे, देवी प्लस क्या दिया गया है, उवाच, उवाच क्या होता है, बोला। तो देवी का जो अंतिम वर्ण है वो है दीर्घ ई, और उसके बाद क्या आया है, उवाच का उवर्ण, यानी कि स्वर आया है, कौन सा, भिन्न स्वर आ गया अलग से, ठीक है। तो अलग स्वर आना चाहिए, तो ई का क्या बन जाएगा, यह में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप दोनों तरफ आपका एक समान स्वर आता है तो फिर क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ संधि का नियम लग जाएगा, वो दीर्घ बन जाएगा, दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ रूप बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भिन्न आना चाहिए, तो यहाँ पर ऊ आया है, ई के बाद ऊ है तो अलग है, तो ई का हम क्या बना देंगे, यह बना देंगे, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपका देव शब्द बच जाएगा, ई इसमें से निकल के यह में परिवर्तित हो गया, और यहाँ पर आपका उवाच पूरा बचा हुआ है, क्योंकि जो ये यह बना है ये सिर्फ ई के स्थान पर बना है, दोनों के स्थान पर नहीं बना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो देव हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे क्या बन जाएगा आपका दे, वह के बाद कोई स्वर नहीं है तो वह अदा, और यह के बाद क्या है ऊ, यह के ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी, देव्यू वाच, ठीक है, देव्यू वाच बन जाएगा आपका। आगे आपका ऊ वर्ण का उदाहरण दिया गया है, ऊ वर्ण के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तब ऊ को क्या हो जाएगा, वह बन जाएगा, बस इतना फर्क रहेगा, बाकी सारा प्रक्रिया आपकी ई वर्ण के समान ही रहेगी। एक उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे अनु प्लस अय आया है आपका प्रथम उदाहरण, तो अनु प्लस अय ये आपका आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, अनु का अंतिम वर्ण क्या है, ऊ, और उसके बाद क्या आया है आपका अवर्ण आया है अय का, तो ये क्या आया, भिन्न स्वर आ गया, तो ऊ का क्या बन जाएगा, आपका वह बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अनु में क्या बच जाएगा, आपका अन बच जाएगा, ऊ निकलने से अन हलंत हो जाएगा, और इसके बाद आपका क्या है अय, ठीक है। तो अब इनको हम क्या जो करेंगे, जोड़कर लिख देंगे। न के बाद कोई स्वर नहीं है तो न्यादा अन, और वह के बाद अ है तो वह पूरा हो जाएगा, इसका हलंत हट जाएगा, उसके बाद यह अन्वय, ठीक है, अन्वय आपका शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार आपके दीर्घ ऊ के भी उदाहरण इसी प्रकार बनेंगे, ठीक है।
जैसे दीर्घ ई के बने थे ऐसे ही दीर्घ, इसमें भी वही प्रक्रिया रहेगी। ओ का दीर्घ ओ का भी आपका वह बनेगा, दीर्घ ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है। आगे री का देख लेते हैं एक उदाहरण। पितृ प्लस आज्ञा है, जैसे जैसे आपका बना है पितृ धन आज्ञा, ठीक है। तो री वर्ण के बाद यहाँ पितृ का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है री, और इसके बाद आपका क्या आया है आवर्ण आज्ञा का, तो ये क्या है भिन्न स्वर है आवर्ण, ठीक है। री से अलग हो गया ना ये, तो री के स्थान पर क्या बनेगा फिर आपका र बन जाएगा। तो पितृ में से जब री निकलेगा तो क्या बच जाएगा पित्त हलंत बच जाएगा, और इधर क्या है आपका आज्ञा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे इन सब को जोड़ देंगे। तो आपको पी के बाद तय के बाद क्या है र आया, तय और र मिल करके संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, आपको पता है क्या बनाते हैं त्रय बनाते देते हैं, त्रय लिखा जाता है तय और र को। उसके बाद क्या आया है तो इसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगी, पित्रा बन जाएगा, क्योंकि तय और र में कोई स्वर नहीं है अब तक, ठीक है। उसके बाद ज्ञा पित्राज्ञा, ठीक है। आगे मात्राज्ञा, ये सारे क्या बनेंगे इसी प्रकार बनेंगे, ठीक है। त्रय के बाद जो भी स्वर आएगा उसमें उसकी मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर पितृ प्लस उपदेश है तो यहाँ पर त्रय पे ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी, क्योंकि उपदेश का जो प्रथम वर्ण क्या है वो ऊ है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने री वाले उदाहरण भी सारे एक बार करके देख लेने हैं। आगे है आपका लरी का, यानी कि लरी के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो लरी का क्या बनेगा ल बनेगा। जैसे आप एक उदाहरण देख लेते हैं, लरी प्लस क्या दिया गया है आकृति, तो लरी या क्या है यहाँ पर आपका पूरा ही एक स्वर है, ठीक है। तो इस पूरे के बाद क्या आया है आवरण आया है, आवरण इससे भिन्न स्वर हो गया, अलग स्वर है, तो इस लरी का क्या बन जाएगा ल बन जाएगा हलंत। तो इधर आपका अब कोई भी वर्ण नहीं बचता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ही क्या था एक स्वर था, इस पूरे के स्थान पर लय बन गया। और इधर क्या है आपका आकृति, ठीक है, क्या है आपका आकृति शब्द। तो अब इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, लय हलंत है उसके बाद आया है तो लय में आ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा ला, और उसके बाद कृति इसमें इसी प्रकार से जुड़ जाएगा लाकृति, ठीक है। इसके बाद जो विसर्गे हैं वो आप साथ साथ लगा देना, ठीक है। तो ये थे अब आपकी यण संधि, यण संधि यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आती है आपकी अयादि संधि। तो अयादि संधि में क्या कहता है कि यदि ए ऐ ओ औ के सामने या बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो ए ऐ ए के स्थान पर अय और ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है, इसे ही अयादि संधि कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ क्या कहता है। ये कहता है कि ए ऐ ओ और औ, इनके बाद अगर कोई भी स्वर आ जाए, चाहे अलग आए चाहे यही आ जाए, ठीक है, चाहे एक समान स्वर आए या फिर अलग आए, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि भिन्न स्वर आना चाहिए, कोई भी आ जाए, चाहे इनसे अलग आए चाहे ये एक समान आ जाए, दोनों तरफ एक समान भी आ सकती है। तो क्या होगा यहाँ पर आपका एक स्थान पर क्या हो जाएगा, केवल एक स्थान पर, उसके बाद वाले स्वर इसमें नहीं मिलेगा, वो बाद में मिलेगा। एक स्थान पर तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइए, इनके बाद क्या आना चाहिए, कोई भी स्वर आना चाहिए, ठीक है, चाहे भिन्न हो चाहे एक समान हो। तो ए का क्या बन जाएगा आय, आया में आपका यह हलंत रहेगा, ऐ का क्या बनेगा आपका आय, ठीक है, ओ का आव बन जाएगा और औ का क्या बन जाएगा आव बन जाएगा, ठीक है, ओ औ का आव बन जाएगा। तो ये है आपका अयादि संधि का नियम, ठीक है। उसके बाद जैसे हमें उदाहरण दिया गया, हम उदाहरण में देख लेते हैं। पहला उदाहरण आपका नयनम, ए प्लस कोई भी स्वर का, ए प्लस कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, ए का अय बनेगा, यहाँ पर लिखा हुआ। तो जैसे उदाहरण दिया गया नयनम, एक उदाहरण में बता देता हूँ, बाकी सारे एक समान ही आपने करके देखने हैं। तो जैसे ने प्लस क्या दिया गया है अनम, ठीक है। तो यहाँ पर जो न का अंतिम वर्ण है ने का वो क्या है ए है, ठीक है, और इसके बाद क्या आ गया आपका स्वर आ गया अनम में अच,
सॉरी अवर्ण आ गया। अवर्ण क्या है, एक स्वर है, ठीक है। तो कोई भी स्वर आना चाहिए। तो ए का क्या बनेगा आपका यहाँ पर, फिर अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अय। अब यहाँ पर आप देखिए ने में से ए निकल गया, तो न का क्या बच गया, हलंत बच गया न। और अनम आपका भी पूरा बचा हुआ है, इसमें से हमने कोई वर्ण नहीं मिलाया, ठीक है, ये बाद में मिलेगा। अब क्या करना, आपने इन सबको जोड़ देना है। तो न के बाद क्या आ गया आपका, स्वर आ गया, न का हलंत हट जाएगा, ठीक है, सॉरी न का हलंत हट गया, न पूरा हो गया। यह के बाद भी क्या आ गया, अस्वर आ गया, यह का भी हलंत हट जाएगा, यह बच गया। अब क्या जुड़ जाएगा, नम, न और मैं इसमें ऐसे ही जुड़ जाएगा, तो हमारा शब्द बन जाएगा नैनम, ठीक है। तो ए के जितने उदाहरण हैं सभी इस प्रकार से करने हैं। उसके बाद आपका आई का उदाहरण देख लेते हैं। अगर आई के बाद कोई भी स्वर आता है तो आई का क्या बनता है, आई का आया बनता है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। आई का क्या बन जाएगा, आया। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूँ। जैसे है आपका नई प्लस अक है, नई प्लस अक। तो नई में आपका क्या दिया गया है, जो अंतिम वर्ण है वो क्या है आपका न, सॉरी अंतिम वर्ण है नई का, वो है क्या है, आई दिया गया है। और इसके बाद आपका क्या आ गया है, अवर्ण आ गया है, यानी कि स्वर आ गया है, कोई भी स्वर आना चाहिए। तो आई का क्या बन जाएगा आपका, आया बनेगा, ठीक है, जैसा कि आपने नियम में पढ़ा था। तो यहाँ पर नई में से क्या बच जाएगा, न हलंत बच जाएगा, और इधर आपका अकह बच जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा ही बचा हुआ, इसमें से हमने कोई वर्ण नहीं मिला है। तो अब क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे। न के बाद क्या आया है तो ना बन जाएगा, यह के बाद अ है तो यह का हलंत हट जाएगा, और क इसमें ऐसे ही जुड़ जाएगा नायक है, ठीक है। वर्ण संयोजन एवं वर्ण विन्यास तो आपको अच्छी तरह से आता ही है। तो ये था आई का उदाहरण। तो आई के जितने उदाहरण इसी प्रकार बनेंगे। उसके बाद आपका ओ का उदाहरण मैं बता देता हूँ। ओ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ओ का क्या बन जाएगा, अव बनता है। जैसे भो प्लस, पहला उदाहरण आपका भो प्लस अनम, ठीक है। तो भो का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, ओ है। और इधर आपका क्या आ गया, यहाँ पर अवर्ण आ गया, यानी कि स्वर आना चाहिए, स्वर आ गया आपका अनम, अनम में अस्वर है आपका। तो ओ का क्या बनेगा आपका, अब अव बन जाएगा, ठीक है, अव का वह हलंत रहेगा। और यहाँ पर आपका भो में से अव निकल गया तो क्या बन जाएगा, भय बच जाएगा हलंत के साथ, और इधर आपका अनम शब्द बच जाएगा, ठीक है, अनम। तो अब क्या करेंगे, इनका हम वर्ण संयोजन कर देंगे। क्या बन जाएगा, भय के बाद क्या है, अवर्ण आया तो भय का हलंत हट जाएगा। उसके बाद वह के बाद भी अवर्ण आया तो वह का हलंत हट जाएगा, और उसके बाद न और मैं इसमें जोड़ देंगे, भवनम बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका औ का एक उदाहरण मैं करा देता हूँ। ओ के सारे उदाहरण सारे इसी प्रकार से बनेंगे, आपने सारे करके देख लेने हैं। आगे है औ का उदाहरण आपका एक। तो औ में आपका क्या बता है, औ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो औ आव में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। जैसे पौ प्लस अक आपका उदाहरण दिया गया है, पौ प्लस अक, ठीक है। तो पौ का अंतिम वर्ण क्या आपका, औ है। उसके बाद आपका स्वर आ गया अकह का अवर्ण, तो औ का क्या बन जाएगा आपका, आव बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पौ का में से क्या बच जाएगा, पै हलंत बच जाएगा, इसमें से औ निकाल लेंगे तो, और इधर आपका अकह पूरा ही बचा हुआ है। तो अब इनका क्या करना, आपने वर्ण संयोजन कर देना। पै के बाद क्या आया है पा बन जाएगा, वह के बाद आया है तो वह पूरा हो जाएगा, और कै ऐसे, तो क्या बन जाएगा आपका पाव कह, ठीक है। तो ये थी आपकी यहाँ पर अयादि संधि, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ए आई ओ औ, ए आई ओ औ जैसे आपने पढ़ा था, ए आई ओ औ ये क्या हो जाते हैं, किसी भी स्वर इनके बाद में आता है, कोई भी स्वर इनके बाद में आता है तो ये किस में बदल जाते हैं, अय आय अय आय आदि, ठीक है, अय आय आव आव इत्यादि इनमें बदल जाते हैं। तो इनका जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, अय, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अय आदि में, ए आई ओ औ अय आदि में बदल जाते हैं। तो इसलिए इस संधि को हम क्या कहते हैं, अयादि, अयादि, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ण है ए आई ओ औ किसमें बदलते हैं, अय आदि में। जैसे हम बोल देते हैं अय आदि,
ठीक है, अय के बाद 3 वर्ण हो तो उसके बाद हम आदि लगा देते हैं, तो इसलिए इस संधि को क्या कहते हैं, अयादि संधि इसका नाम है। ठीक है, आगे आपकी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का क्या नियम है, यदि किसी पद के अंत में ए या ओ, केवल ए या ओ बताया गया, यहाँ पर आपने सिर्फ ए या ओ ही लेना है, ए और ओ, इसके साथ दीर्घ वाले रूप नहीं आएंगे, आई और औ नहीं आएंगे इनके। ठीक है, ए या ओ और उसके सामने आगे क्या आ जाए, ए आ जाए, ए हो तो, ठीक है, ए आ जाए, केवल ए बोला इसने, आ नहीं बोला, इसका नियम है। तो ए का क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाएगा, और अर्थात ए को हटाकर उसके स्थान पर चिन्ह, अर्थात ये जो एस का चिन्ह है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम अवग्रह चिन्ह कहते हैं, लगा दिया जाता है, इसे ही पूर्व रूप संधि अथवा इस संधि के अनुसार, यदि इसको मैं बाद में बताता हूँ, एक बार मैं आपको नियम बता देता हूँ जो आपको आसानी से, ये कहता है कि ए या ओ के बाद, और ये ए और ओ कहाँ पर आना चाहिए, पदांत में। पदांत का अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा, पदांत का अर्थ क्या होता है, यानी कि पद के अंत में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, ए या ओ, पद के अंत में ए या ओ आ जाए और उसके बाद ए आ जाए, केवल ए वर्ण। ठीक है, तो ए वर्ण का क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, अर्थात ये अपने पूर्व वाले वर्ण में मिल जाएगा। ए, इसके सामने ए आएगा तो ए में मिल जाएगा, ओ आएगा तो ओ में मिल जाएगा। लेकिन ये जो ए वर्ण है ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, इसके स्थान पर इसका निशान बच जाएगा ये वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जिसे हम अवग्रह कहते हैं। तो ये है आपका पूर्व रूप संधि का नियम। तो यहाँ पर जो ए है, ए वर्ण है, वो अपने पूर्व वाले वर्ण का रूप ले लेता है, यानी कि उसमें मिलकर अपने पूर्व वाले वर्ण में मिल जाता है और उस वर्ण का ही रूप ले लेता है, इसलिए संधि का नाम क्या है, पूर्व रूप संधि। ठीक है, अब आपका मैं बता देता हूँ कि इसने बताया है कि पदांत में, पद के अंत में आना चाहिए, जो ए और ओ आते हैं वो पद के अंत में आने चाहिए। तो पद के बारे में आपने व्याकरण पढ़ा था कि पद किसे कहते हैं, जब किसी शब्द में विभक्ति या प्रत्यादि जुड़कर वो वाक्य में प्रयोग करने के योग्य बन जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द आने चाहिए कि जिनमें या तो विभक्ति जुड़ी हो या कोई प्रत्यय जुड़ा हो। ठीक है, ठीक है, जैसे आपके या तो किसी, जैसे आपका राम शब्द है, राम, तो राम एक क्या है, एक शब्द, राम क्या है, एक सिर्फ शब्द है, लेकिन जब हम इसके शब्द रूप बनाएंगे, राम में कोई विभक्ति लगाएंगे, जैसे राम की प्रथम बनती है राम है, तो राम है क्या, एक पद है। ठीक है, तो ये कहता है कि जो ये वर्ण है, जैसे तो यहाँ पर अ वर्ण यहाँ पर भी है राम में, और अ वर्ण इस राम में भी है अंत में, तो ये कैसा है, ये पद के अंत में है जो दूसरे वाला है, और ये पद के अंत में नहीं है, ये शब्द के अंत में है। ठीक है, ये शब्द के अंत में है, ये पद के अंत में, समझ में आ गया। जैसे हम लिखते हैं रामेण, रामेण। ठीक है, तो रामेण का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, अवर्ण है, और रामेण आपका कहाँ बनता है, तृतीया के एकवचन में। तृतीया के एकवचन में अर्थात इसमें तृतीय विभक्ति का जो प्रत्यय है एकवचन का वो जुड़ चुका है, तो ये क्या बन चुका है, एक पद बन चुका है। तो ये जो अवर्ण है ये एक पद के अंत में है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्या करना है, उसी वर्ण का, उसी अ का पूर्व रूप करना है जो ए के बाद में आए, और कैसे ए के बाद में, जो ए क्या हो, पदांत हो। जैसे राम का या बालक का, बालक का सप्तमी के एकवचन में आपका बनता है बालकी। ठीक है, तो बालकी क्या है, एक सप्तमी एकवचन का रूप है, और सप्तमी के एकवचन का रूप है, अर्थात इसमें क्या है, सप्तमी एकवचन का जो प्रत्यय होता है, सप्तमी विभक्ति का एकवचन का, वो इसमें जुड़ चुका है। तो ये ए वर्ण जो आया है आपका कहाँ पर आया, अब पद के अंत में आया है, क्योंकि बालक के क्या बन चुका है, अब एक पद बन चुका है। अगर हम खाली बालक लिखते हैं तो बालक एक पद नहीं है, इसमें कोई विभक्ति नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, तो बालक क्या है, बालक का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, अवर्ण है। तो ये कैसा है, ये पद के अंत में नहीं आया, एक शब्द के अंत में आया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ध्यान रखना, जब इसमें जो विसर्गें आ जाएंगी तो तब ये बन जाएगा क्या सा, पदांत। ठीक है, तो ये था इसका पद के अंत में आने का
क्या अर्थ था वो मैंने आपको बता दिया है। आगे कहता है इस संधि के अनुसार यदि किसी पद के अंतिम ए या ओ के बाद ए हो तो उसका पूर्व रूप हो जाता है। वही बात इसको यहाँ पर बताई गई है, वह अपने पहले पद के अंतिम ए या ओ में मिल जाता है। इस प्रकार ए के अंतिम ए या ओ में मिल जाने पर उस ए को इस प्रकार से इस चिन्ह से के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका नियम जो मैंने बता दिया है। क्या कहता है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि ए या ओ के बाद, और कैसे ए या ओ के बाद, जो पद के अंत में आए हो, इनके बाद अगर अ वर्ण आता है तो अ वर्ण इसमें अपने पूर्व वाले वर्ण में ए या ओ में मिल जाएगा। जो भी इसके सामने आएगा, ए आएगा तो ए में मिल जाएगा, ओ आएगा तो ओ में मिल जाएगा। ठीक है, अपने पूर्व वाले वर्ण का रूप ले लेगा और इसके स्थान पर ये एस का निशान बच जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अवग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूर्व रूप संधि का नियम। एक उदाहरण में आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, बाकी सारे उदाहरण आपने खुद से करने हैं, सारे एक समान ही बनेंगे। जैसे पहला उदाहरण है देवे प्लस अस्मिन, तो देवे प्लस अस्मिन दिया गया हमें। ठीक है, तो अस्मिन को, देवे को आप अगर देखिए, देवे का अंतिम वर्ण क्या है, ए। ठीक है, और देवे कहाँ बनता है आपका, सप्तमी के एक वचन में, यानी कि ये कैसा है, एक पद रूप है। ठीक है, क्या है कि पद के अंत में आया है, क्योंकि सप्तमी के एक वचन में आने का अर्थ है कि इसमें सप्तमी का जो एक वचन का प्रत्यय है वो जुड़ चुका है, और प्रत्यय जुड़ने से शब्द क्या बन जाते हैं, पद के रूप में, पद बन जाते हैं, पद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका आ गया ए वर्ण, सॉरी ए वर्ण। तो ठीक है, तो ए का क्या बन जाएगा, आपका पूर्व रूप हो जाएगा, इस ए में मिल जाएगा, और इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा, ये अवग्रह निशान। तो इसको आप किस प्रकार लिखना है, इसके बाद देवेस्मिन, देवेस्मिन। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि ए के स्थान पर आपने ये निशान जिस प्रकार यहाँ लिखा हुआ है देवे, इसको इस प्रकार लिख देंगे ए को, और समीन बाद में देवेस्मिन। ठीक है, ये आपने इस प्रकार लिखना है। तो सभी में ए वाले जितने उदाहरण हैं सभी में इसी प्रकार होगा। इसी प्रकार ओ में बनेगा। जैसे ओ का उदाहरण दिया गया आपको, सो अहम। ठीक है, यहाँ पर सो अहम दिया गया है, तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे सो, उसके बाद आ गया आपका अहम, तो सो का जो अंतिम वर्ण है वो है ओ। ठीक है, ओ, और सो कहाँ पर आया है, तत् का जो एक वचन होता है, जैसे हम स लिखते हैं ना, स तौते, उसके बाद संधि में विसर्गों का ओ बन जाता है। ऊ बनने के बाद पहले ओ बनेगा, फिर ओ का ओ बनेगा, तो इसका बन जाता है आपका सो। क्या बन जाता है, सो, जो प्रथमा का एक वचन है, स तौते का सह। ठीक है, तो सो प्लस क्या दिया था आपका, अहम। तो यहाँ पर सो है, सो का जो अंतिम वर्ण है वो है ओ। ठीक है, वो क्या है, ओ, और उसके बाद क्या है आपका अ वर्ण आ गया है, अ वर्ण ही आपका आना चाहिए था। तो अ वर्ण का क्या हो जाएगा, आपका अवग्रह निशान बदल जाएगा, में बदल जाएगा, और ये अ वर्ण किस में मिल जाएगा, अपने पूर्व वाले ओ वर्ण में मिल जाएगा। तो क्या आपका क्या लिखा जाएगा फिर, सो, इसके अ के स्थान पर हम ये लिखेंगे। ठीक है, सो अहम, इस प्रकार आपका ये बन जाएगा। तो ओ वाले उदाहरण सभी आपके इस प्रकार से बनेंगे। तो ये सभी आपने एक बार करके देख ले हैं। इसके बाद आपकी व्यंजन संधि आती है, इसका ध्यान हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो आपकी 3 संधियाँ यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है आज, ए आदि संधि, यण संधि व पूर्व संधि। इन सभी का ध्यान आपने, जितने भी मैंने उदाहरण करवाए हैं उनके अनुसार आपने बाकी के उदाहरणों को एक बार खुद से करके देखना है। ठीक है, तो तभी आपको ये संधि के नियम याद होंगे। ठीक है, तो बाकी जो आपकी व्यंजन संधि है उसका अध्ययन हम कल नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। एक यहाँ पर आपकी जो स्वर संधि की जितने वेद थे, आपके 6 वेद थे, वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी आपके कल हम व्यंजन संधि का अध्ययन शुरू करेंगे। साथ साथ आप उसको अगर पढ़ोगे नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, बाकी के उदाहरण आप
खुद से करके नहीं देखोगे तब तक आपको संधि समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने सभी उदाहरणों को जितने भी आपके बचते हैं उनको हल करके देखना है। धन्यवाद।